स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। देखिए, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं प्लांट्स में, तो हम कहते हैं ग्रोथ प्लांट में या लिविंग्स में इंट्रिंसिक होती है, अंदर से हो रही है, मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जो जो कंडीशंस हमें मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, सेल का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए चाहिए, वही सारी कंडीशंस हमें नॉर्मल ग्रोथ करवाने के लिए भी रिक्वायर्ड होंगी। जी सर, बिल्कुल। जैसे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले और इंपॉर्टेंट वाटर। तो अपन बात करते हैं कि भाई वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे के सारे एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। देखिए बच्चों, वाटर की रोल आप पढ़ चुके हो कि जो वाटर होता है प्लांट के अंदर वो क्या करवाता है, सेल साइज को ग्रोथ भी करवाता है। कि वाटर सेल के अंदर होगा तो टर्गर प्रेशर लगेगा, सेल एनलार्ज होगी, ग्रोथ करेगी। तो सेल एनलार्जमेंट विच इन टर्न्स रिक्वायर्स वाटर, कि सेल एनलार्जमेंट के लिए वाटर चाहिए। क्यों? टर्जिडिटी ऑफ सेल्फ हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, कि वाटर जितना ज्यादा अंदर आएगा सेल पे टर्गर प्रेशर लगेगा और सेल एनलार्ज करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ अपन ये कहते हैं कि भाई प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू दी वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के पास वाटर की रिक्वायरमेंट अच्छी है तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा और उसकी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अच्छे से चलेगी। क्यों? क्योंकि वाटर आल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, कि भाई अपन जब से बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाने के लिए हमें चाहिए एंजाइम्स, और एंजाइम के फंक्शन करने के लिए उनको जो मीडियम चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? वाटर प्रोवाइड करवा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और सेल्स को एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो हम अच्छे से एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगे, मतलब सेल्स जो है हमारी लिविंग्स की वो अच्छे से रेस्पायर कर पाएंगे। तो प्लांट की सेल अगर अच्छे से रेस्पायर करेंगे तो अच्छी एनर्जी बनाएंगे, तो अच्छा मेटाबॉलिज्म चलेगा। तो ऑक्सीजन इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटी। साथ ही साथ आप याद करिए, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो है, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे वो माइक्रो हो, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने बात की है वो भी प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसे रिक्वायर्ड है। तो आप बताइए, न्यूट्रिएंट्स macro and micro are essential required by the plant to synthesis of the protoplasm and act of the source of energy। कि जैसे मिनरल्स में फास्फोरस की बात कर लीजिए आप, तो एटीपी बनवाएगा ना फास्फोरस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल पार्ट भी तो होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ये हमने अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में पढ़ी है, क्लोरोफिल में पढ़ी है। मैग्नीशियम हम कह रहे हैं भी क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी हैं, तो स्ट्रक्चर्स भी बनवाते हैं। तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं कौन? न्यूट्रिएंट्स। और साथ ही साथ हेल्प करेगी ऑक्सीजन, क्योंकि ये निकालेगी मेटाबॉलिक एनर्जी। कैसे? एरोबिक रेस्पिरेशन से। जी बिल्कुल। इसका मतलब बच्चों वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी चाहिए, जैसे अपन बात कर ले टेम्परेचर की, कि इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ, कि भाई ये सारी चीजें तो चाहिए। जैसे अपन ने बात की कि वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, तो वहां पे एंजाइम्स काम करेंगे जिनके लिए वाटर मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है। अब एंजाइम्स के काम करने के लिए भी अपन पढ़ के आए थे कि भाई एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला एक टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। तो टेम्परेचर भी प्लांट के लिए सूटेड होना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल, कि भाई अगर टेम्परेचर में आपने बहुत ज्यादा चेंज किया है तो वो प्लांट के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसके एंजाइम्स अफेक्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर सेंसिटिव थे एंजाइम्स। और साथ ही साथ बच्चों एनवायरमेंटल सिग्नल्स जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, ये भी ग्रोथ की फेजेस को या ग्रोथ की स्टेजेस को या ग्रोथ को अफेक्ट करती है, कि भाई लाइट जब मिलेगी तभी प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगा, तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। और साथ ही साथ लाइट की जैसे स्टेम होता है, अपन कहते हैं लाइट्स के टुवर्ड्स ग्रोथ करता है, तो लाइट और ग्रेविटी के स्टेम अगेंस्ट करता है, जबकि रूट्स ग्रेविटी की टुवर्ड्स ग्रोथ करती है। तो लाइट और ग्रेविटी भी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अब ये तो हुई कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। अब हम आगे चलें इसी टॉपिक में, तो ग्रोथ कंप्लीट किया, अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन की तरफ। देखिए, टर्म हमें पढ़नी है डिफरेंशिएशन, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हमने कहा है कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। लेकिन जब भी आप किसी प्लांट बॉडी के अंदर सेल्स का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं बच्चे, तो हमें साथ ही साथ यहां री डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन टर्म्स को भी कंसीडर करना होता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी प्लांट बॉडी में प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो प्लांट बॉडी बनने पर पहली बार प्लांट बॉडी के अंदर बना है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम्स की हम बात कर लें, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स है। मेरिस्टेम का काम क्या होता है? मेरिस्टेम का काम होता है डिवीजन करना। उन्होंने डिवीजन किया, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किया। अब ये जो न्यू सेल्स बनेगी ना, बल्क में बनी है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी 100 डिवीजन करके 200 सेल बनी है, तो उनमें से कुछ सेल्स तो फिर से मेरिस्टेमेटिक रह जाएंगी, क्योंकि प्लांट बॉडी का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर डिस्ट्रॉय होगा तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा, है ना। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स में सेल डिवीजन हुआ, नई सेल्स बनी, उनमें से कुछ सेल्स तो क्या रह गई? मेरिस्टेमेटिक रह गई। और कुछ सेल्स अपने फंक्शंस के बेसिस पर अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो प्लांट बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और वो बन गया परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल्स। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन होने से नई सेल्स जो बनी हैं, और जब ये मैच्योर होती हैं तो इसे हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट सेल का नाम देते हैं। और जब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन से नई बनने वाली सेल्स मैच्योर होती हैं तो इस मैच्योरिटी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इनके अगर एग्जांपल्स की बात कर लें तो आप देखिए, प्राइमरी कॉर्टेक्स जो प्लांट बॉडी में बनेगा, या प्राइमरी जाइलम जो प्लांट बॉडी में बनेगा, या प्राइमरी फ्लोएम जो प्लांट बॉडी में बनेगा, जिनके सामने नाम ही प्राइमरी लगा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट है डिफरेंशिएशन के। लेकिन हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि जैसे कोई परमानेंट टिश्यू हो गया किसी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, है ना, प्लांट बॉडी के अंदर परमानेंट हो गया। अब परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो कभी डिवाइड कर ही नहीं सकती, ये बात गलत है। जरूरत पड़ने पर प्लांट बॉडी में जो सेल्स मैच्योर हो गई हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट को जरूरत पड़ने पर फिर से डिवीजन कर सकती हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए प्लांट की एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, उसने प्लांट बॉडी बना दी, इतना बड़ा प्लांट हो गया, और नीचे वहां पे कोई नई सेल्स बनानी है या कोई प्लांट डैमेज हो गया, उसे फिर से भरना है, तो डिवीजन करके भरेगी, तो वहां की सेल्स भी डिवीजन की कैपेसिटी वापस गेन कर सकती है। तो इसका मतलब ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था, जिन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर दी थी, वो फिर से डिवाइड करती है और फिर कैपेसिटी गेन करती है डिवीजन की। तो जब कैपेसिटी गेन कर ली उन्होंने डिवीजन की कि अब हम दोबारा रेडी है डिवीजन के लिए, कि भाई पहले यहां लॉस्ट कर दी थी कैपेसिटी, अब फिर से रेडी है डिवीजन करने के लिए, तो उन्हें अपन कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और कौन सा? सेकेंडरी, क्योंकि भाई डिवीजन की कैपेसिटी है तो मेरिस्टेमेटिक है, पहले वाला पहले बन चुका था, अब दोबारा उन्होंने कैपेसिटी गेन की है, तो अपन इसे कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस प्रोसेस को अपन कहेंगे बच्चों डी डिफरेंशिएशन। देखिए, जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना तो हमने बोला डिफरेंशिएशन। अब परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, मींस पहले वाली प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस हो रहा है। वहां मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग से परमानेंट बनी थी, अब यहां परमानेंट से डिवाइडिंग बन रही है। पहले डिफरेंशिएशन था, अब उसका उल्टा प्रोसेस होगा, तो अपन कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। जैसे भाई किसी रिएक्शन में CO2 आके जुड़ती है तो अपन कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, निकल जाए डी कार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ऐसे ही वहां डिफरेंशिएशन, तो यहां पे उसका उल्टा डी डिफरेंशिएशन। तो डी टर्म से याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट डिफरेंशिएशन, परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक वापस जब बना तो टर्म यूज किया डी डिफरेंशिएशन। और इसके जो अपन एग्जांपल्स लेते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा कहां होता है, तो अपन कहते हैं जो हमारी कॉर्क कैम्बियम, प्लांट की जो कॉर्क कैम्बियम है और वेस्कुलर कैम्बियम है, ये ऐसे टिश्यू है जो डिवीजन की कैपेसिटी गेन करते हैं जरूरत पड़ने पर, जब प्लांट को अपनी सर्कमफेरेंसेस या ग्रोथ बढ़ानी होती है उस टाइम पर। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाली सेल्स है कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये ऐसी सेल्स है जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी है। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगी? अब जरूरत थी तभी तो डिवीजन की कैपेसिटी आई है इनके पास, इन्होंने ली है, अभी फिर से डिवाइड करेगी और फिर से बनाएगी इसी की तरह परमानेंट टिश्यू। तो ये सेल डिवीजन करेगी, नई सेल्स बनाएगी। ये जो नई सेल्स है इनमें से कुछ सेल्स तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वापस कन्वर्ट रहेगी कि भाई आगे सेल्स को बनाते जाना है, सारी की सारी को परमानेंट नहीं होना है। और जो सेल्स आगे परमानेंट हो गई, मतलब जिन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट कर दी, वो बन गई परमानेंट टिश्यू। अब देखिए बच्चों, पहले परमानेंट टिश्यू आ चुका है, जो पहले बना था डिफरेंशिएशन से वो था प्राइमरी। अब डी डिफरेंशिएशन से जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी है, ये जब परमानेंट हो रही है तो अपन टर्म यूज करें सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। देखिए बच्चों, यहां पे टर्म हमने यूज की डिफरेंशिएशन, यहां डी डिफरेंशिएशन, तो यहां पे टर्म यूज करें हम री डिफरेंशिएशन। ऐसा क्यों? मेरिस्टेम से जब परमानेंट बना, डिवाइडिंग सेल्स ने अपनी कैपेसिटी लूज की, उस प्रोसेस को हमने कहा था वहां डिफरेंशिएशन। अब वही प्रोसेस दोबारा हो रही है,
फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू बना रहा है, और सेम ही प्रोसेस जब दोबारा होता है तो अपन टर्म यूज करते हैं री। जैसे एक बार भाई एक एमटी का एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया, सेम ही एग्जाम दोबारा हुआ, री आईपीएमटी, री क्लास, रिवीजन, तो सेम प्रोसेस जब दोबारा करते हैं तो री टर्म यूज करते हैं। तो यहां जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वापस से परमानेंट हो रही है, जैसा पहले हुआ था मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट, वैसा यहां हो रहा है, तो हमने टर्म यूज की री डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और जब सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट बनता है तो प्रोसेस का नाम देते हैं री डिफरेंशिएशन। इसके अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, जैसा यहां प्राइमरी था वैसा यहां सेकेंडरी है, तो अगर सेकेंडरी आगे लग गया तो वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो गई। तो बच्चों इसका मतलब हमने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से स्टार्ट किया और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू तक पहुंच गए। ये हमारी जो पूरी प्रोसेस है ये है डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। तो ये क्लियर की हमने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन टर्म्स को। जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी यहाँ 2 क्वेश्चंस आपसे पूछती है, इन्हीं से रिलेटेड है ना, जिनमें पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है कि भाई हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर, कि आप ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो पता कि ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर होता है अनवांटेड सेल्स का बल्क, लेकिन यह भी हमें याद होना चाहिए कि अनवांटेड सेल्स का जो बल्क बना है, जो मास बना है, ये बना कहां है। तो आप बताइए मैच्योर पार्ट्स पे। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन करती हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन करती हैं तो वो ट्यूमर थोड़ी बनाती हैं, वो तो प्लांट की ग्रोथ करवाती हैं। तो प्लांट बॉडी में जो मैच्योर पार्ट है, उस मैच्योर पार्ट में अगर अनवांटेड सेल्स का एक मास, एक ग्रुप बन जाए तो प्लांट का वो हिस्सा अनवांटेड ग्रोथ कर लेगा, और ये जो अनवांटेड ग्रोथ हुई ना प्लांट बॉडी के अंदर ही, इसे हम नाम क्या देते हैं, ट्यूमर। अब बात आ रही है कि ट्यूमर बना कहां है, मैच्योर पार्ट में। इसका मतलब एक मैच्योर सेल होगी जो कि यहां पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेगी। ट्यूमर में आप यही पढ़ते हैं कि मैच्योर पार्ट की जो सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती हैं और एक अनवांटेड ग्रोथ, एक अनवांटेड मास ऑफ द सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो इसका मतलब मैच्योर पार्ट है, मतलब परमानेंट है। और जब परमानेंट टिश्यू डिवीजन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लांट बॉडी में ट्यूमर का बनना डी डिफरेंशिएशन होगा। जी बिल्कुल। और बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू कॉल द पेरेन्काइमेटस सेल। पेरेन्काइमा क्या है बच्चों, ये परमानेंट टिश्यू है, मींस ऐसी सेल्स है जिन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी बंद करती है। इसके बारे में भी आप एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ोगे कि पेरेन्काइमा की सेल्स है वो दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। कि भाई प्लांट टिश्यू कल्चर आप करवा रहे हो, आपने पेरेन्काइमेटस सेल्स लिए, मतलब कि आपने परमानेंट टिश्यू लिया है, उसे आपने वापस से डिवीजन की कैपेसिटी दे दी है, तो उस सेल को आप क्या कहोगे। हमें पता है कि जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इसको वापस से जब वो डिवीजन की कैपेसिटी गेन कर ले तो उसे अपन कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि इसे भी हम एक डी डिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन इन द प्लांट्स इज ऑफन बिकॉज प्लांट्स इज ओपन बिकॉज सेल्स या टिश्यू अराइजिंग ऑफ द सेम मेरिस्टेम। देखिए आप समझिए इस बात को कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम था, इसने डिवीजन करके नई सेल्स को बनाया और इससे फिर क्या बना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब मेरे पास यहां सेल्स तो बहुत सारी थी, एक जैसी थी, लेकिन आगे परमानेंट टिश्यू में बनने वाले जो टिश्यूज हैं वो तो अलग अलग बने ना। कॉर्टेक्स के कैरेक्टर्स अलग बनेंगे, जाइलम के कैरेक्टर्स अलग होंगे, फ्लोएम के कैरेक्टर अलग होंगे। इसका मतलब सेम मेरिस्टेम से बनी है सेल्स, सेम मेरिस्टेम से बनेगी, लेकिन आगे टिश्यू अलग अलग डेवलप करेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरिस्टेम की वजह से प्लांट बॉडी में ग्रोथ होती है, उसको तो कहते हैं ओपन ग्रोथ, क्योंकि कंटिन्यू प्लांट बॉडी में नई सेल्स जुड़ती रहती हैं। अब नई जुड़ने वाली सेल्स जो हैं वो भी कंटिन्यू आगे नए नए टिश्यूज का फॉर्मेशन करती रहती हैं। तो सेम मेरिस्टेम से डेवलप होने वाली सेल्स डिफरेंट डिफरेंट परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। कि अगर ग्रोथ ओपन है ना, कि नई सेल्स ऐड हो रही हैं, तो डिफरेंशिएशन भी ओपन है कि जो नई सेल्स ऐड हो रही हैं वो आगे फिर डिफरेंशिएट भी हो रही हैं। तो डिफरेंशिएशन इन द प्लांट इज ओपन बिकॉज cells या tissue arising out the same meristem have the different structures at maturity। तो सेम मेरिस्टेम से बनी है लेकिन मैच्योरिटी पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। द फाइनल स्ट्रक्चर एट द मैच्योरिटी ऑफ ए सेल और द टिश्यू is also determined by the location of the cell within the plant body।
प्लांट बॉडी में जो सेल्स मैच्योर हो रही हैं तो उनकी मैच्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है उस टिश्यू की, उस सेल की लोकेशन पर कि वो किस टाइप के टिश्यू में मैच्योर होगी। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों इसका एक एग्जांपल भी अपन पढ़ सकते हैं कि सेल पोजिशन्ड अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स व्हाइल दोज पुश्ड टू द पेरिफेरी मैच्योर्स एज एपिडर्मिस। कि भाई अपन जब रूट की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, ये रूट का टिप मान लीजिए आप, यहां पे काफी सारी सेल्स है जो डिवाइडिंग सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। इनमें से जो सेल्स इस साइड में है वो तो यहाँ पे रूट कैप बनाएगी, और जो सेल्स साइड में आती जाएगी, साइड में होगी, वो डिवाइड करके यहां पे इसकी एपिडर्मिस की सेल्स बनाएगी। कि जो सेल्स टिप से अवे है, दूर की साइड है, पेरिफेरी पे है, वो तो पेरिफेरी पे उसकी बाहर की कवरिंग बनाती जाएगी एपिडर्मिस, और जो सेल टिप पर है वो आगे रूट कैप का फॉर्मेशन करेगी। इसका मतलब उनकी पोजीशन भी डिसाइड करेगी कि आगे क्या बनाना है। इसका मतलब एक सेल्स का बल्क अगर है तो इस बल्क में आप मान लीजिए बहुत सारी ये सेल्स पड़ी हैं, एक साथ बनी है ना, स्टेम का टीएस ले रहा हूं मैं ऊपर से, तो जो पेरिफेरी पर सेल है जी वो तो बनाएंगे एपिडर्मिस को, जो सेंट्रल है वो बनाएंगी वेसिकुलर बंडल्स को, और जो इनको दोनों के बीच में है वो बनाएंगी ग्राउंड टिश्यू को, लाइक कॉर्टेक्स को। तो पोजीशन पर भी डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। अब देखिए बच्चे, ग्रोथ भी हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया, तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मीन है कि एक सीड ने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाया, सीडलिंग से स्मॉल प्लांट बना, और स्मॉल प्लांट ने आगे ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करते हुए मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन किया। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हम पढ़ रहे हैं, सीड के जर्मिनेशन से लेकर मैच्योर प्लांट बनने तक, फ्लावर फॉर्मेशन होने तक, हम उसे नाम दे रहे हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ए टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म goes through during its life cycle from germination of the seed to the senescence। सीनेसेंस का मतलब हो गया, एक तरह से आप समझ लीजिए बुढ़ापा आ गया, ओल्डनेस को सीनेसेंस कह रहे हैं हम, कि सीड ने जर्मिनेट किया, सीडलिंग बनाया, स्मॉल प्लांट बना, उससे प्लांट मैच्योर हुआ, प्लांट ने अपना लाइफ स्पैन पूरा किया, तो वो अब कौन सी स्टेज में आ गया है? सीनेसेंट फेज में आ गया है। मतलब अब वो अपनी ओल्ड कंडीशन के अंदर है, अपने बुढ़ापे में जी रहा है। तो सीड के जर्मिनेशन से लेकर इस सीनेसेंट तक जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इनमें हमने बोला है कि भाई सेल डिवीजन करेंगी क्योंकि ग्रोथ चलती रहती है, और जो डिवीजन से नई सेल्स बनेगी वो डिफरेंशिएट करेंगी। तो इन एक्टिविटीज को हमने टोटली सबको मिला के एक्यूमुलेट करके हमने नाम दे दिया है, क्या हम नाम दे रहे हैं जी? कम्युलेटिव टर्म हो गई है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। तो अब आप देखिए कि हम इसे समझ कैसे सकते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। किसको? कि भाई डेवलपमेंट सीड के जर्मिनेशन से लेकर जो सीनेसेंस तक जो कंडीशंस आ रही हैं, इन सभी कंडीशंस को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। और ये जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, या इसके लिए हम जो ये डायग्राम पढ़ने वाले हैं, है ना, ये डायग्राम टिश्यू पर भी एप्लीकेबल होगा, ऑर्गन पे भी एप्लीकेबल होगा, सेल पे भी एप्लीकेबल होगा, ये सब पे एप्लीकेबल रहेगा। तो इसका मतलब डेवलपमेंट हम सेल का बोलें, डेवलपमेंट टिश्यू का बोलें, डेवलपमेंट ऑर्गन का बोलें, पढ़ना हमें को इसी फ्लो डायग्राम से ही है जी। मतलब डेवलपमेंट सबका सेम ही होने वाला है। देखो बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास मान लीजिए एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, मींस वो सेल्स है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी, कि भाई मेरिस्टेम वर्ड का मतलब ये डिवीजन। तो ये सेल्स डिवाइडिंग सेल्स है। अपन को पता है कि स्टार्टिंग में जो सेल्स होती है वो करेगी सबसे पहले डिवीजन। तो उसने डिवाइड किया, डिवीजन करने के बाद में सेल को क्या करना है? अपना इलोंगेशन करना है। भाई अपन 3 फेजेस पढ़ के आए हैं ग्रोथ की, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज आती है जिसमें सेल डिवाइड करती है, इलोंगेशन में साइज इंक्रीज करती है और मैच्योरेशन में वो मैच्योर होती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हुई और उसके अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ स्टार्ट हो गया, कि उसकी ग्रोथ हो रही है। अभी सेल छोटी है, वो ग्रोथ करती जा रही है, जिसे हम कहते हैं इलोंगेशन या एक्सपेंशन। देखिए बच्चों, प्लांट सेल्स ग्रोथ करती जा रही है, अब उसका जैसे एक्सपेंड होती जा रही है सेल, तो उस टाइम पे अगर उसको आगे जाकर के मेच्योर सेल बनाना है, तब तो वो उसके अंदर अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेगी, जो काम करने हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करना स्टार्ट करेगी, वरना वो सेल वापस से डिवीजन में आ जाएगी। अपन ये कहते हैं कि भी स्टार्टिंग में हमारे पास सेल्स थी,
100 सेल है, वो डिवाइड की 200 सेल बनी, जिनमें से 100 सेल्स तो फिर से डिवाइड करती है, लेकिन 100 परमानेंट टिश्यू बनाती है, प्लांट बॉडी में ऐड हो जाती है। तो वो जो 100 सेल्स है जिनको वापस से डिवीजन करना है, वो तो फिर से चली जाएगी सेल डिवीजन में और वापस से मेरिस्टेमेटिक ही रहेगी। लेकिन जिन सेल को आगे मेच्योर होना है, वो यहीं पे ग्रोथ के साथ साथ स्टार्ट कर देती है उसके बाद डिफरेंशिएशन कि सेल्स ये डिसाइड कर लेती है कि किसको क्या पार्ट बनाना है, कौन सा फंक्शन करना है। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन की बात आती है तो सेल क्या करती है, अपन कहेंगे कि सेल डिफरेंशिएट होने वाली है, वो अपने फंक्शंस डिसाइड करने वाली है, इसका मतलब मैच्योरेशन की तरफ जा रही है। और जब उसका ये मैच्योरेशन का फंक्शन पूरा हो जाएगा कि उसको फंक्शन करना क्या है, तो अपन कहेंगे सेल हो जाएगी मैच्योर। मैच्योर होने के बाद में सेल अपना फंक्शन करती रहेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब सेल बूढ़ी हो जाएगी तब उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब हम कहेंगे मैच्योरिटी से लेकर के वापस से डेथ तक का जो टाइम है, उस टाइम को अपन कह रहे हैं सेनेसेंस। जैसे सर ने आपको बताया कि भाई सेनेसेंस का मतलब अपन ले सकते हैं बुढ़ापे से, एक टाइप से। तो इसका मतलब सेल ने फंक्शन करना स्टार्ट किया और जब तक मरी उस तक के टाइम का, सब सेल की जब तक डेथ हुई तब तक के टाइम को अपन कह रहे हैं सेनेसेंस पीरियड। तो ये हुआ हमारा डेवलपमेंट, मेरिस्टेमेटिक से स्टार्ट हुई सेल और डेथ तक पहुंच गई। बिल्कुल। अब ये डेवलपमेंट प्रोसेस तो मेरिस्टेमेटिक सेल से समझा है, आप इसे प्लांट से समझिए। आप कहिए कि यहां पर हमने सीड को जर्मिनेशन स्टार्ट किया, तो सीड ने जर्मिनेट करने के बाद क्या करना स्टार्ट किया, ग्रोथ के साथ साथ कैसे हुआ, उसमें डिवीजन भी हुआ और डिवीजन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हुआ और सेल्स मैच्योर हुई। तो फाइनली मेरे पास यहां पर क्या आ गया, एक मैच्योर प्लांट आ गया। अब ये प्लांट जाएगा अपने सीनेसेंस में और फाइनली प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ। तो अब बताइए कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब सीड के जर्मिनेशन से आप एक मैच्योर प्लांट फॉर्मेशन करते हैं, तो इस डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम पे, ये तो है नहीं कि एक झटके में पूरा का पूरा आपका डेवलपमेंट हो गया, इसमें टाइम तो लगेगा, कुछ महीनों का, कुछ सीजन्स को फॉलो करेगा ये अपने डेवलपमेंट के टाइम पे मैच्योरिटी तक आने के लिए। तो ये एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, प्लांट करेगा एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो हमें यह पता है कि डेवलपमेंट में उसने क्या बनाना है, मैच्योर प्लांट बनाना है। और प्लांट्स में हमने कहा है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट डेवलप होते हैं, कि जैसा उनका एनवायरमेंट होगा वैसे वो कैरेक्टर्स डेवलप कर लेंगे। तो आप समझिए, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्लांट इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरमेंट के साथ और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है, फीचर्स को एक्वायर करता है, और इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमिना को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लांट follow the different pathway in response to environment or the phases of life to form different kind of structures. This ability is called as plasticity. Plasticity का मतलब यहां क्या हो गया कि प्लांट बॉडी की वो एबिलिटी है जो डेवलपमेंट के टाइम पर अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए उसने कैरेक्टर्स को डेवलप किया है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं हेट्रोफिली। हेट्रोफिली मतलब है, हेट्रो मतलब हो गया डिफरेंट, फिली यहां टर्म आई है लीफ के लिए, तो एक प्लांट पर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स का होना हेट्रोफिली है। तो हेट्रोफिली इन कॉटन, हेट्रोफिली इन कोरिएंडर, हेट्रोफिली इन लार्कस्पर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिसिटी इन सच प्लांट्स। ये कॉटन, कोरिएंडर या लार्कस्पर की हम बात करें तो इनकी जो लीव्स हैं वो दो टाइप की मिलती है एक ही प्लांट में, एक तो जुवेनाइल हो गई और दूसरी अडल्ट हो गई। जुवेनाइल मतलब इमेच्योर लीफ है और अडल्ट मतलब मैच्योर लीफ है। अगर दोनों में देखा जाए तो इनकी शेप, इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं है। ये तो बात होगी जैसे मान लो कोरिएंडर की या लार्कस्पर की। अगर आप कॉटन की बात करो तो कॉटन की लीफ स्टार्टिंग में तो ऐसी है लेकिन मैच्योरिटी पर वो ऐसी है। इसका मतलब यह हो गया कि जुवेनाइल फेज तो इनिशियल फेज थी ना प्लांट के, इमेच्योर फेज थी, लेकिन जैसे जैसे प्लांट अपने अडल्ट फेज की तरफ बढ़ा तो उसने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए पाया कि भाई मेरे कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए, तो उसने अपनी लीफ की शेप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो प्लांट कितने, एक, और एक ही प्लांट पर दो टाइप की लीफ, एक तो जुवेनाइल और दूसरी अडल्ट। और जुवेनाइल और अडल्ट लीफ जो है वो दोनों की दोनों एक दूसरे से अलग अलग है और ये कैरेक्टर प्लांट ने खुद डेवलप किया है अपने अकॉर्डिंग। जुवेनाइल और कौन सी अडल्ट लीफ की बात कर रहे हैं तो इसने ये खुद डेवलप किया है। इसे इसलिए इंटरनल प्लास्टिसिटी या डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी कहते हैं कि डेवलपमेंट के टाइम पर जुवेनाइल से क्या बन गया,
अडल्ट फेज बन गई। एक ही प्लांट पर दो टाइप की लीव्स आपको मिल गई। तो अगर इंटरनल या डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी का एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कॉटन, आप बताएंगे कोरिएंडर, आप बताएंगे लार्क्सपर। और ये तीनों एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको इनको याद करना भी एसेंशियल हो जाता है। जी बच्चों देखिए, प्लास्टिसिटी का एक टाइप तो हमने पढ़ लिया कि भाई उसने अपने फेजेस ऑफ लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप की लीव्स बनाई। जुवेनाइल फेज में अलग, एडल्ट फेज में अलग टाइप की लीव है उसके पास। ऐसे ही अपन उसकी बात करें एनवायरनमेंट की भी, तो देखिए क्या एनवायरनमेंट का वो क्या शो करता है, वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके वो कैसा पैटर्न शो करता है। ऑन द अदर हैंड, डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटरकप रेननकुलस। कि बटरकप एक रेननकुलस प्लांट है जिसके अंदर दो टाइप की लीव्स मिलती है हमको। ये तो है उसकी टेरेस्ट्रियल हैबिट में, मींस जैसे मान लीजिए ये एक्वेटिक प्लांट है, इसका आधा पार्ट पानी के अंदर है और आधा पार्ट बाहर है। तो जो पार्ट पानी के अंदर है इसका, उसमें तो वो ऐसी लीव्स बनाएगा जो वाटर हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रही है। पतली पतली लीव्स है, सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, वरना तो लीफ पानी के बहाव से कट फट जाएगी, इसलिए पतली लीव्स रखी है। जबकि जो पार्ट इसका पानी से बाहर निकला हुआ है वहां पर उसने बड़े बड़े ब्रॉड सरफेस एरिया वाली लीव्स प्रोड्यूस की है। इसका मतलब एक ही प्लांट में दो टाइप की लीव्स मिल रही है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। कि भाई वाटर के अंदर एक्वेटिक एनवायरनमेंट है तो पतली लीव्स बनाई ऐसी, और अगर बाहर हवा में है तो उसने लार्ज सरफेस एरिया वाली लीव्स बनाई। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि बटरकप और रेननकुलस जो है ये भी हेटेरोफिली शो करता है। और ये किसके कारण है? एनवायरनमेंट के कारण है, इसलिए अपन इसे बोल रहे हैं एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। इसका मतलब प्लास्टिसिटी के हमारे पास दो एग्जांपल हो गए, पहला इंटरनल प्लास्टिसिटी और दूसरा एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हेटेरोफिली वाला फिनोमिना है ये प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है कि प्लांट अपनी फेजेस में और एनवायरनमेंट को किस तरह से इंटरेक्ट करता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो बिल्कुल हमारे पास दो एग्जांपल हो गए भी। हम कह रहे हैं कि भी प्लास्टिसिटी वो एबिलिटी है जो नए कैरेक्टर डेवलप करता है। अब प्लास्टिसिटी का एग्जांपल हेटेरोफिली। अब हेटेरोफिली दो टाइप की हो गई, एक तो हो गई डेवलपमेंटल हेटेरोफिली और दूसरी कौन सी हो गई? एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। कि भाई यहां तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर अलग अलग स्टेजेस में उसने फेजेस को अंदर चेंज किया कैरेक्टर्स में, और यहां एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग किया है, तो इसको बोल दिया एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। तो आप ये दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज के लिए ध्यान रखना कि डेवलपमेंटल पूछा जाए तो एग्जांपल क्या आएगा, और अगर एनवायरमेंटल पूछा जाए तो एग्जांपल क्या आएगा। तो एनवायरमेंटल के तो एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया हमें बटरकप, या उसे वो रेननकुलस लिख सकती है, उसका बायोलॉजिकल नेम जो है ये। और दूसरी हम बात करें इधर, तो हमारे पास जो इंटरनल है या डेवलपमेंटल हेटेरोफिली, उसमें तीन एग्जांपल आपको अच्छे से याद करने हैं, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्सपर। देखिए डेवलपमेंट के टाइम पे हमने कहा कि प्लांट अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। तो आप ये भी बात याद रखिए कि प्लांट कैरेक्टर खुद डेवलप करता है। ये थोड़ी है कि हाँ भाई मैंने उसकी जुवेनाइल लीफ को तोड़ा और उसकी जगह पे अडल्ट जोड़ दी कि भाई अब कंडीशन चेंज होंगी, ले तो अब अडल्ट लीफ रख। ये काम हम थोड़ी कर रहे हैं, प्लांट अपने आप कर रहे हैं। इसका मतलब प्लांट के अंदर इंटरनल भी कुछ ना कुछ चेंजेस चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनके साथ प्लांट इंटरेक्ट करता हुआ अपने इंटरनल फैक्टर्स में भी चेंज लाता है। तो इसका मतलब प्लांट बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल काम कर रहे हैं एक साथ। एक्सटर्नल चेंज हुए तो इंटरनल में भी चेंज आ रहा है प्लांट बॉडी के अंदर, जिससे कि उसके कैरेक्टर बदल रहे हैं। तो अब बताइए, डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन which is controlled by the extrinsic environmental and intrinsic internal factors। अब बात करें हम अगर एक्सटेंसिंग फैक्टर्स की, तो उसमें लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है। और अगर बात करें हम इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स की, तो उसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल जिससे कि वो अपने कैरेक्टर्स बनवाएगा या अपना मेटाबॉलिज्म चलवाएगा, वो हो गया। और दूसरे हो गए पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखिए जब आप पढ़ेंगे जेनेटिक फैक्टर तो उसमें लिखा होगा इंट्रासेल्यूलर, एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसी सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और जब बात आती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स की, तो ये हो जाते हैं इंटरसेलुलर, क्योंकि हार्मोन्स का तो कैरेक्टर ये है कि जहां बनते हैं ना दूसरी जगह पे जाके अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो एक टिश्यू ने बनाया और वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो गए दूसरे टिश्यूज की तरफ और वहां जाकर अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो ये हो गए इंटरसेल्यूलर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हमने जाइलम और फ्लोएम से पीजीआरस का भी ट्रांसपोर्ट पढ़ा था।
तो आप जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दो टाइप के फैक्टर हमें डेवलपमेंट के टाइम पे पढ़ने हैं। पहले पढ़ेंगे एक्सटेंसिंग, दूसरे पढ़ेंगे इंट्रिंसिंग। और इंट्रिंसिंग में भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हम फिजियोलॉजी में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब बातें हम करके आए हैं पिछले चैप्टर्स में। फोटोसिंथेसिस में लाइट की इंपॉर्टेंस बताई है हमने, एंजाइम में हमने टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस बताई है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर वाटर की, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की, मिनरल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन की बात की है। तो इस चैप्टर में हम अब आगे जो बात करने वाले हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात करेंगे।